दिस इज़ लेक्चर नंबर 3 ऑफ ट्रांजिस्टर। इसमें हम पढ़ेंगे एम्पलीफायर के बारे में और एम्पलीफायर पे ढेर सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको पढ़ेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं ट्रांजिस्टर के ऊपर, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे कॉमनली आस्क्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका ये जो कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर है इसको सर्किट में कैसे ड्रॉ करते हैं, एक तो डबल बैटरी लगा के, एक सिंगल बैटरी लगा के। तो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर, यानी कि आपको एक सर्किट दिया गया है, द इनपुट वोल्टेज VI इज़ 20 वोल्ट, यानी कि ये जो इनपुट वोल्टेज है इसका वैल्यू आपके पास गिवन है 20 वोल्ट, और VBE यानी बेस और एमीटर के तरफ का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है 0, और कलेक्टर एमीटर के तरफ जो पोटेंशियल ड्रॉप है VCE ये भी 0 है। तो आपसे पूछा है IB बताइए, वैल्यूज़ ऑफ IB, IC एंड बीटा। सबसे पहले आप फिगर देख के ये पहचानिए कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो देखिए जो एमीटर साइड है वो कॉमन है, क्योंकि हमने इसको ग्राउंड कर रखा है तो एमीटर साइड कॉमन होगा, तो ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। फिर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एक बार जब आपने पहचान लिया, तब अब क्या है, इसमें हम बेसिकली KVL लगा देंगे। KVL आप पहले इस डायरेक्शन में लगाइए, इधर लगाइए KVL। तो KVL जब आप यहाँ लगाइएगा तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के अक्रॉस ड्रॉप 20 का है, क्योंकि यहाँ 20 है, यहाँ 0 है, इसको अर्थिंग किए हैं तो यहाँ का पोटेंशियल 0। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो ड्रॉप है दैट इज 20 वोल्ट। तो ये 20 वोल्ट इन दो जगह ड्रॉप में बटेगा। तो देखिए ध्यान से, ये जो 20 वोल्ट है ये दो जगह बटेगा, एक तो IBRB और एक VBE। इतना समझ में आया। इधर KVL लगाते हैं तो ये 20 वोल्ट का पोटेंशियल दो जगह बटेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो VBE और IBRB। अब आपको क्वेश्चन में VBE 0 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए IBRB का वैल्यू आ गया 20 वोल्ट, RB आपको दिया है 500 किलो ओम, तो RB का वैल्यू रख देंगे तो IB आ गया, यहाँ से IB आ जाएगा, IB आ गया। फिर आपसे पूछा है IC और बीटा, IC और बीटा पूछा है। तो IC और बीटा निकालने के लिए, पहले IC निकालने के लिए आप क्या करिए, इस लूप में KVL लगाइए। तो यहाँ भी देखिए 20 वोल्ट 0, तो यहाँ भी टोटल ड्रॉप है 20 का, तो टोटल ड्रॉप है 20 का, ये डिवाइड होगा ICRC, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ डिवीजन होगा 20 वोल्ट का, और ये डिवाइड होगा कलेक्टर एमीटर के बीच के पोटेंशियल का, तो VCE। तो आपको देखिए क्वेश्चन में VCE 0 दिया है, ठीक है। और आपके पास RC है 4 किलो ओम, तो यहाँ से IC आ जाएगा। RC आपके पास 4 किलो ओम है तो IC आ जाएगा, तो IB आ गया, IC आ गया। अब बीटा निकालते हैं, तो बीटा होता है करंट गेन, आपको पता है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो कॉमन एमीटर यानी एमीटर कॉमन है तो दोनों तरफ एमीटर आप लिख दीजिए, और आपको ट्रिक पता है, इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। तो इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। बीटा होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, कॉमन की बात नहीं करते हैं, तो आउटपुट है IC अपॉन इनपुट है IB। IC भी निकाले हैं, IB भी निकाले हैं, तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। डन। नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ IB, यानी कि आपको IB का वैल्यू पता करना है, और बोला है VBE इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट, तो VBE आपको गिवन है 0.3 वोल्ट इन द गिवन सर्किट, और बीटा आपको गिवन है 100। अच्छा, सबसे पहली बात तो जो आपके पास डाटा है, तो बीटा आप बुलाते हैं करंट गेन, और बीटा
आप करंट गेन बुलाते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, राइट। कॉमन बेस में अल्फा बुलाते हैं आप, कॉमन एमीटर में बीटा बुलाते हैं और कॉमन कलेक्टर में गामा बुलाते हैं। तो बीटा देख के ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पास जो ट्रांजिस्टर गिवन होगा कॉमन एमीटर होगा, हो सकता है। बीटा देख के हमने पता किया, पर एक बार और प्रूव कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, जिस लाइन पे एरो है क्या उसको एमीटर बुलाएंगे? हाँ बिल्कुल साहब, इस लाइन को हम एमीटर बुलाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इसको, इस डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सो वो क्वेश्चन का डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, जिस लाइन पे एरो का साइन है इसको एमीटर बुलाएंगे, ये बेस हो जाएगा, ये कलेक्टर हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब देखिए, क्या एमीटर कॉमन है क्या सब? आप इस लाइन को ज्वाइन करिए ऐसे। तो क्या एमीटर कॉमन है? एमीटर कॉमन है, तो एमीटर कॉमन है मतलब ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए तो आपको बीटा दिया गया था। अब आपसे पूछा है आईवी बताइए। आईवी मतलब बेस करंट। देखिए ये बेस है और ये आरबी होगा बेस रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे बहने वाला करंट उसको आईबी बुलाएंगे। तो यही आईबी आपको पता करना है, ठीक है। और आपको बेस एमीटर के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप दिया गया है VBE दैट इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट। आया समझ में? ठीक है, जब आपको इतना समझ में आया तब आप क्या करिए, इस लूप में KVL लगाइए, इस लूप में KVL लगाइए। तो जो बैटरी 6 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे जो बैटरी 6 वोल्ट प्रोवाइड करेगा, आप देखिए इस बैटरी का किसके अक्रॉस ड्रॉप होगा? ध्यान से देखिए, ये बैटरी एक तो इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, फिर यहाँ ड्रॉप होगा, फिर यहाँ ड्रॉप होगा और फिर यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है। देखिए ये एमीटर है, तो यहाँ पे बहने वाला करंट होगा एमीटर IE और ये रेजिस्टेंस होगा एमीटर रेजिस्टेंस। समझ में आया? ठीक है, तो हम बात किए कि 6 यहाँ 0 है, यहाँ 6 वोल्ट है, यहाँ 0 है, तो ये 6 वोल्ट का ड्रॉप इसमें और इसमें आएगा। तो इसको लिखते हैं, तो 6 वोल्ट का ड्रॉप आया IB RB फिर प्लस VBE, ठीक है, VBE प्लस IE RE, इसके अक्रॉस वैल्यू पुट करिए। IB कितना है वही तो निकालना है साहब, RB कितना है 10 किलो ओम, प्लस VBE कितना है 0.3 प्लस IE नहीं पता, इनटू एमीटर का रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गया, जिसमें देखिए IB भी नहीं पता और IE भी नहीं पता, ठीक है। अब आप बीटा को यूज करिए, बताइए कॉमन एमीटर में बीटा को लिख सकते हैं IC अपॉन IB। कॉमन एमीटर में बीटा को लिख सकते हैं IC अपॉन IB, और बीटा आपको 100 गिवन है, ठीक है। तो यहां से देखिए IC आ जाएगा 100 IB, बोलिए IC आ गया 100 IB, और आपको ये भी पता है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ये तो सब ट्रांजिस्टर में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो IC की जगह यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो IE हो जाएगा IB प्लस 100 IB। तो यहाँ से IE आ गया कितना 101 IB। IE का वैल्यू आ गया 101 IB। तो इस IE को उठा करके यहाँ ले आइए आप, तो इस IE को यहाँ पे लेके आइएगा, तो आपके पास यहाँ से IB का वैल्यू आ जाएगा। डन। तो ये था क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व। सो ध्यान से सुनिए, कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व बेसिकली हम, आपको पता है, डायोड के लिए भी बना के आते थे कि करंट और वोल्टेज में जो ग्राफ होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। तो अब आप देखिए, अगर हम एक बेसिकली कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन वाला ट्रांजिस्टर बनाते हैं, तो देखिए ध्यान से सुनिए, तो ये आपका बेस है, ये आपका एमीटर होगा क्योंकि एरो इस पे है, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं लोड रेजिस्टेंस,
यहाँ पे हमने एक बैटरी कनेक्ट किया है और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं और यहाँ पे एक बैटरी हमने कनेक्ट किया है ऐसे। तो ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है, आरसी जिसको बुलाते हैं, ये वीसीसी है और यहाँ से जो करंट गया उसको आईसी बुलाएंगे। यहाँ पे करंट आया आईई और यहाँ पे करंट होगा आईबी और ये बैटरी बाहर से हमने लगाया तो वीबीबी और यहाँ जो ये रेजिस्टेंस है दैट इज आरबी। इतना समझ में आता है आपको। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाना है तो आप देखिए ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन प्रेजेंट होता है, एक ये और एक ये। ध्यान से देखिए, ये इनपुट जंक्शन है, ये आउटपुट जंक्शन है। तो इसीलिए जब हम I वर्सेस V का ग्राफ बनाएंगे ट्रांजिस्टर के लिए तो दो ग्राफ बनेगा, एक इनपुट कर्व, एक आउटपुट कर्व। तो इसीलिए हम लिखते हैं इनपुट या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, इनपुट या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पहले हम पढ़ेंगे इनपुट कर्व। इनपुट कर्व, इनपुट कर्व पहले पढ़ेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व पहले पढ़ेंगे। क्या होता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये पहले ध्यान से सुनिए। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व मतलब वोल्टेज और करंट में हम ग्राफ बना रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, करंट इनपुट में कौन सा, देखिए इस रजिस्टर के लिए इनपुट करंट तो आई भी होगा, इनपुट करंट तो आई भी होगा और वोल्टेज की बात करिए, क्या इनपुट वोल्टेज वीबीबी है या वीबीई है। ध्यान से सुनिए, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में आई तो पता चल गया कि किसके किसके बीच में ग्राफ बनाएंगे, आई बी के बारे में यानी बेस करंट के बारे में। वोल्टेज पता करना है कि कौन सा वोल्टेज यहाँ पे हम चूज करेंगे। देखिए ये जो आपने वोल्टेज लगाया है ये सारा ड्रॉप आरबी के तरफ हो जाएगा, यहाँ पे सारा ड्रॉप हो गया। तो ट्रांजिस्टर के अक्रॉस यही तो ड्रॉप है वीबीई। तो ग्राफ बनाएंगे हम वीबीई वर्सेस आईबी में। आपको समझ में आया ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे। तो अब देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है, आईवी कर्व को हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। हम बनाने जा रहे हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाने से पहले आप ये देखिए कि जैसे जैसे आप वीबीबी बढ़ाइएगा तो ये आईबी करंट बढ़ेगा, आईबी करंट बढ़ेगा। एक्चुअली क्या होगा, आप इस ट्रांजिस्टर को ऐसे बनाइए, ये N था, ये P था, ये N है। आप इसको फॉरवर्ड बाइस्ड कर रहे हैं तो ये देखिए VBB है। तो जैसे जैसे आप बैटरी का वोल्टेज बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और बढ़ेगा तो N में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इधर और फोर्स लगेगा। तो जैसे जैसे आप VBB बढ़ाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन N से P जाएगा तो करंट जो है P से N, करंट जो है P से N, करंट जो है P से N वो और बढ़ेगा। यानी कि जैसे जैसे आप VBB बढ़ाइएगा तो IB बढ़ेगा, IB बढ़ेगा तो IE बढ़ेगा, जिसके कारण से IC भी बढ़ेगा। तो इनपुट में कुछ चेंज करने से आउटपुट में भी चेंज होगा। लेकिन हम कर्व बनाते समय जब हम इनपुट का कर्व बनाते हैं तो आउटपुट को कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि अगर हम दो चीज़ के बीच में कर्व बना रहे हैं तो तीसरे को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाएंगे द ग्राफ बिटवीन VBE एंड IB तो हम आउटपुट का जो वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखेंगे। तो क्या कांस्टेंट रखेंगे, तो ये जो वोल्टेज है VCE इसको कांस्टेंट रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाते समय आउटपुट वोल्टेज VCE को कांस्टेंट रखते हैं और फिर ग्राफ बनाते हैं VBE एंड IB। ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं अब। तो ग्राफ देखिए IB वर्सेस VBE के बारे में। तो देखिए जब आपने इनिशियली वोल्टेज लगाया तो पहले तो करंट नहीं होगा, इनिशियली वोल्टेज लगाने से करंट नहीं होगा।
तो करंट पहले 0 जाएगा। फिर जैसे ही आपने वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट किया तो करंट एकदम से बढ़ेगा और ये जो वोल्टेज है इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ट्रांजिस्टर के लिए सेम होता है जो हमने डायोड में पढ़ा था। आया समझ में आपको? अब देखिए ये जो बेसिकली ग्राफ है ये ओमिक है या नॉन ओमिक है? ये ग्राफ नॉन ओमिक है, यानी कि आई और बी में अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता तब आप बोलते ओमिक, लेकिन ये ग्राफ जो है ऐसे पीक कर रहा है, ग्राफ कर्व में है, तो इसको बोलते हैं नॉन ओमिक। तो नॉन ओमिक में देखिए आप जैसे जैसे आई बी चेंज होगा, आई मतलब करंट और वोल्टेज चेंज होगा, तो आपको पता है V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो I वर्सेस V में अगर आप ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ किसके बीच में बनाइएगा, आप इसको ऐसे अरेंज कर लीजिए, इसको आप ऐसे अरेंज कर लीजिए, I इज इक्वल टू V इंटू 1/R, इसको आप ऐसे अरेंज कर लीजिए। तो ये है Y, ये है X, तो ये होगा M, तो इसका स्लोप आएगा 1/R, ठीक है। तो देखिए सिंस जो है दिस इज नॉन ओमिक कंडक्टर, तो यहाँ रेजिस्टेंस हमेशा चेंज होगा, तो इस रेजिस्टेंस को बुलाते हैं इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक का मतलब जो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, क्योंकि नॉन ओमिक का ग्राफ बन रहा है, तो इसको बुलाते हैं इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, और इसका वैल्यू होता है, तो आप देखिए इसमें जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ने से क्या होगा, जो I/V जो घर से ग्राफ है, स्लोप बढ़ रहा है तो ये 1/R के बराबर होता है स्लोप, तो स्लोप बढ़ रहा है तो R का वैल्यू कम होगा, यानी कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कम होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि बेसिकली ये जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कैसे लिखते हैं। तो जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है इनपुट में जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है इसको लिखते हैं, देखिए यहाँ पे क्योंकि चेंज हो रहा है तो हम एक छोटे से सेगमेंट की बात करते हैं, तो छोटे से सेगमेंट की बात करिएगा तो ये हो जाएगा डेल्टा VBE डिवाइडेड बाय डेल्टा IB, और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करता है, तो ये याद रखिएगा आप। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ध्यान से सुनिए। पहले तो ये बात करते हैं कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व किस किस के बीच में बनेगा, तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। डायग्राम को देखने से आपको पता चलेगा कि आउटपुट जो वोल्टेज है वो तो ये है VCE, और आउटपुट करंट IC है, तो यानी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व किसके किसके बीच में बनाएंगे, IC वर्सेस VCE। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसके किसके बीच में बनाएंगे। अब देखिए, अब जो ये जो ग्राफ है, ग्राफ जो बनेगा वो मज़ेदार है, ग्राफ जो है वो मज़ेदार है, तो ध्यान से सुनिएगा कैसे ग्राफ बनता है। अब ग्राफ बनाने से पहले ये समझिए कि जब IC और VCE में चेंज करिएगा आप, तो VCE चेंज करने से, IC में चेंज करने से IB भी चेंज होगा, लेकिन ग्राफ जब आप इसके बीच में बना रहे हैं तो तीसरे चीज़ को कांस्टेंट रखेंगे, तो यहाँ पे आप IB को कांस्टेंट रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे IB को कांस्टेंट रखते हैं। अच्छा, IB को कांस्टेंट रखने के लिए हम जो बाहर से जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं VBB, इसको भी कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो जब आप देखिए VBB को कांस्टेंट रखिएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, तो इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फॉर एग्जांपल मान लीजिए पहले 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होते थे, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, इनिशियली आपने VCC को 0 रखा है, तो बताइए ये VCC क्या करता था, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। पहले तो ग्राफ का लकीर खींच लेते हैं ना, IC वर्सेस VCE में ग्राफ पढ़ रहे हैं। तो इनिशियली आपने देखिए ये VCC कौन सा बैटरी है, ये तो ये है, ये तो ये बैटरी है VCC,
ठीक है। तो ये VCC का क्या काम था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचना, इलेक्ट्रॉन को N से N की तरफ लेके जाना P के थ्रू, ये VCC का काम था। और सिंस आपने VBB को कांस्टेंट रखा है तो कांस्टेंट रखने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने का मतलब मान लेते हैं 50 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एमिट हो रहा था, 50 इलेक्ट्रॉन। तो इनिशियली जब आप VCC को बढ़ाना स्टार्ट करिएगा तो ये VCC क्या करेगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। तो देखिए धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है, फिर मान लीजिए VCC 50 के 50 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो फिर आप और VCC बढ़ाइएगा तो करंट जो होगा वो कांस्टेंट होगा क्या, सेम फोटो इलेक्ट्रिक वाला। आ रहा है समझ में आपको? सो जैसे जैसे आप VCC बढ़ाइएगा तो आप धीरे धीरे 50 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे करंट बढ़ेगा। जैसे ही आपने VCC को और बढ़ा दिया तो एक समय पे 50 के 50 इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो N है कलेक्टर प्लेट वो अट्रैक्ट कर लेगा, तो करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो दिस इज IC1, मान लेते हैं IC1। फिर आपने क्या किया, इस VBB को बढ़ाया। अभी पहले VBB कांस्टेंट रखे हैं, तब IC1 मिल रहा था। मान लीजिए आप VBB को बढ़ा रहे हैं, तो जब आप VBB को बढ़ाइएगा तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगा, तो यहाँ से N से P और इलेक्ट्रॉन जाएगा। पहले 50 जा रहे थे, मान लीजिए आप 70 इलेक्ट्रॉन जाने लगा, तो 70 इलेक्ट्रॉन जाने लगा और आप VCC और बढ़ा रहे हैं, तो करंट क्या होगा, और बढ़ेगा। सो करंट और बढ़ेगा, तो देखिए करंट और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपने VBB को बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रॉन और इधर जाने लगा। पहले 50 जा रहे थे, अब 70 जा रहे हैं, तो VCC अब 70 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो करंट देखिए और बढ़ेगा। और एक समय जब 70 इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट कर लेगा तो फिर से करंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये देखिए ये है आपके पास IC2। तो क्या आप बता सकते हैं ये था IB1 और ये है IB2, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि IB2 इज ग्रेटर देन IB1। सो यहाँ पे देखिए IB2 ग्रेटर देन IB1 क्यों लिखे हैं? देखिए IB2 यहाँ पे करंट है, ये IB करंट है, बेस करंट। तो जब आप VBB बढ़ा रहे हैं तो बेस करंट भी तो बढ़ेगा, इसलिए हमने लिखा है IB2 ग्रेटर देन IB1। ऑल्दो ये कांस्टेंट है, पर जैसे जैसे आप VBB बढ़ाइएगा तो बेस करंट बढ़ेगा। क्यों बेस करंट बढ़ेगा? क्योंकि VBB बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड और तेज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स और N से P जाएंगे, तो P से N और IB बढ़ेगा, तो इसलिए IB2 ग्रेटर देन IB1। अब देखिए सिंस ये ग्राफ नॉन ओमिक है, और नॉन ओमिक के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है। तो यहाँ जो हम रेजिस्टेंस लिखेंगे दैट विल बी आउटपुट रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस को हम डायनेमिक रेजिस्टेंस बुलाएंगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, और ये स्लोप देखिए कांस्टेंट हो गया, तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है। तो स्लोप होता था 1/r, नहीं पता आपको? देखिए यहाँ से हम निकाले थे, जो स्लोप है वो 1/r के बराबर, तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा। आया समझ में? और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वापस से यहाँ पे हम चेंज लेंगे, तो डेल्टा VCE डिवाइडेड बाय डेल्टा IC। अब आपको पता है जब हमने पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर को हम अलग अलग मोड में कनेक्ट करते हैं। ये जो मोड है जिसमें एक जंक्शन जो है उसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, एक को रिवर्स बायस करते हैं, इसको एक्टिव जंक्शन बुलाते हैं, और यही तो बेसिकली एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो अब हम पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर को जब हम एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, क्या क्या फॉर्मूलेज बनते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। सो
ट्रांजिस्टर को जब हम एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं तो कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। देखिए ये ट्रांजिस्टर है, ये पी साइड जो है देखिए हाई पोटेंशियल पे कनेक्टेड है, ये एन साइड है, और एन साइड लो पोटेंशियल पे है। तो ये तो फॉरवर्ड बेस्ड है, फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है। फिर यहाँ पे देखिए आप, ये बैटरी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है। तो बैटरी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है तो इसका मेजर ड्रॉप तो यहाँ पे आएगा, इसका जो मेजर ड्रॉप यहाँ पे आएगा। और सिंस हमने बैटरी को हाई पोटेंशियल ड्रॉप किया है, हाई पोटेंशियल लगाया है, तो यहाँ पे जो ड्रॉप आएगा वो इसके कंपैरिजन में यहाँ का ड्रॉप ज़्यादा आएगा। तो देखिए एन साइड हाई पोटेंशियल हो गया, पी साइड लो पोटेंशियल हो गया। तो एक जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस, एक जंक्शन रिवर्स बायस। तो ये एक्टिव मोड में काम करता है और इसी को एम्पलीफायर कहते हैं। एम्पलीफायर मतलब एम्पलीफाई करना। किसको एम्पलीफाई करना? फॉर एग्जाम्पल माइक है, तो माइक में आप जब बोलते हैं तो माइक में इंड्यूसर लगा होता है, तो वो माइक क्या करता है, साउंड को एम्पलीफाई करता है। तो मान लेते हैं आप यहाँ पे वी इनपुट दिए और वो भी आप सिग्नल के फॉर्म में देंगे, एसी सिग्नल के फॉर्म में। तो वी इनपुट दिए, तो ये है वी इनपुट, वी नॉट जो है ये वी इनपुट। अब देखिए, अब आप इस लूप में केवीएल लगाइए। तो जब आपको पता है, जब हम केवीएल लगाते थे तो जो वीबीबी है वो दो पार्ट में डिवाइड होता था, आईबीआरबी और साथ में इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वीबीई, ये होता था। अच्छा, ये जो इनपुट वोल्टेज है यही तो इनपुट आपने जो अंदर दिया है, यही इनपुट है। तो वीबीबी को हम ऐसा लिख सकते हैं वी नॉट, यही तो आपने दिया है सिग्नल, इनपुट सिग्नल जो है यही है। तो वी नॉट किसके बराबर आ गया, आईबीआरबी प्लस वीबीई। अच्छा, सिंस जो है सिग्नल जो है वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे चेंज की बात करते हैं। तो हम चेंज इन इनपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं, चेंज इन इनपुट वोल्टेज, ठीक है, चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो इसको डेल्टा वी नॉट लिखेंगे। अच्छा, ध्यान से देखिए, क्या ये रेजिस्टेंस, बेस रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या? रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, है ना, बेस रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, लेकिन इनपुट वोल्टेज चेंज होने के कारण जो IB है उसमें चेंज होगा। तो चेंज इन IB, ये हमने चेंज लिख दिया, और ये RB, ठीक है। अब देखिए, जो ट्रांजिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप है, क्या वो चेंज होगा क्या? वो क्यों चेंज होगा? मान लीजिए सिलिकॉन का ले रहे हैं तो वो ड्रॉप 0.7, जर्मेनियम का ले रहे हैं 0.3, तो वो भी तो ड्रॉप फिक्स है। तो वो चेंज जो है, ये चेंज कितना आ जाएगा, 0। तो डेल्टा वी नॉट आ गया डेल्टा IBRB। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप आउटपुट में लगाइए केवीएल, आउटपुट यही है। तो आउटपुट जो VCC है वो किस में ड्रॉप होगा, ये और ये। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं VCC जो है यही आउटपुट है, तो ये किस में ड्रॉप होगा, ICRC प्लस VCE। अब देखिए VCE भी 0 होगा, VCE भी 0 होगा। सो आप इसको इस इक्वेशन को ऐसे लिखिए, VCE जो हो जाएगा वो ये आ जाएगा ICRC माइनस VCC, यही आ जाएगा। जो VCE को हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसको इधर ले गए तो VCC इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा VCC माइनस ICRC। अब देखिए, आउटपुट में अगर आप चेंज कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन आ गया आपके पास। अगर आप चेंज कर रहे हैं आउटपुट में, तो आउटपुट में चेंज करने के कारण देखिए RC चेंज नहीं होगा, लेकिन IC चेंज होगा, और ये VCC में भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो तो ट्रांजिस्टर के लिए कांस्टेंट है। तो देखिए VCE यही तो आउटपुट है, तो आउटपुट जो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, VCC तो क्या हो गया 0 माइनस डेल्टा ICRC, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, इनपुट में भी चेंज हो रहा है वोल्ट और आउटपुट में भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इनपुट में भी चेंज हो रहा है और आउटपुट में भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे निकालते हैं हम वोल्टेज गेन। क्या निकालते हैं? वोल्टेज गेन, जिसको हम AB से डिनोट करते हैं एम्पलीफायर के लिए। जब ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम करता है, उसके लिए हम वोल्टेज गेन निकालते हैं।
तो देखिए कैसे निकालेंगे वोल्टेज गेन। सो वोल्टेज गेन क्या होगा, वोल्टेज गेन, गेन मतलब डेल्टा वी आउटपुट अपॉन डेल्टा वी इनपुट। तो देखिए डेल्टा वी आउटपुट क्या है, माइनस डेल्टा आई सी आर सी डिवाइडेड बाय इनपुट क्या है, डेल्टा आई बी आर बी। इतना समझ में आया? क्या ये वैल्यू आपको समझ में आ रहा है क्या होता है? आप पढ़े थे बीटा, बीटा आपने क्या पढ़ा था, बीटा आपने पढ़ा था आई सी अपॉन आई बी। बोलिए, तो क्या इसके जगह हम बीटा लिख सकते हैं? तो वोल्टेज गेन ए वी आ गया माइनस बीटा इंटू आर सी अपॉन आर बी। तो यही है वोल्टेज गेन। तो आर सी क्या है, कलेक्टर का रेजिस्टेंस, यानी कि आउटपुट जो है यह आउटपुट रेजिस्टेंस है, आउटपुट। और आर बी क्या है, बेस का रेजिस्टेंस यानी कि इनपुट। बोलिए, तो कलेक्टर का रेजिस्टेंस और बेस का रेजिस्टेंस, तो ये है वोल्टेज गेन। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि जो इनपुट वोल्टेज आपने अप्लाई किया है और जो आउटपुट आपको मिला है उसमें फेज डिफरेंस। तो नेगेटिव साइन क्या बताता है, फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, जो कि पाई का फेज डिफरेंस होता है। तो इनपुट और आउटपुट का फेज डिफरेंस जो फाई है वो नेगेटिव साइन बताता है, यानी पाई का फेज डिफरेंस आता है। अब ये जो पाई का फेज डिफरेंस आता है ये क्यों आता है, क्योंकि इसमें देखिए करंट ऐसे है क्लॉकवाइज और इसमें करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों पाई का डिफरेंस है, ये एक उल्टा है तो एक दूसरा उसके उल्टा है। तो जो नेगेटिव साइन है वो इनपुट और आउटपुट में पाई का फेज डिफरेंस बताता है। अब देखिए ये जो वोल्टेज गेन आया है ये आया है कॉमन एमीटर के लिए। अब इसी तरह से कॉमन कलेक्टर हो सकता है, कॉमन एमीटर हो सकता है, तो हम उसके लिए भी बात करते हैं। अब सुनिए, बाकी और भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, बाकी जितने भी कॉन्फ़िगरेशन, ऑल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप ऐसा सुनिए, आप इसी फॉर्मूले से उसको डिराइव कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो आरसी है क्या ये आउटपुट रेजिस्टेंस है क्या? बिल्कुल है आउटपुट रेजिस्टेंस। आरबी क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस। तो क्या इसको हम आउटपुट को लोड रेजिस्टेंस बुला दें? लोड रेजिस्टेंस और इनपुट को हम इनपुट रेजिस्टेंस बुला देते हैं। तो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए जो वोल्टेज गेन आएगा, आप इसको मॉड में लेके चलिए, तो उस जितने भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप इसके जगह पे लिखिएगा, तो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसके जो वोल्टेज गेन है उसके लिए करंट गेन, जैसे कॉमन बेस के लिए अल्फ़ा, कॉमन एमीटर के लिए हमने बीटा लिया, कॉमन कलेक्टर के लिए गामा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वोल्टेज गेन उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इनटू लोड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। बस ये है, यही आपको याद रखना है। देखिए बीटा को आप बुलाते हैं करंट गेन, ठीक है, बीटा को आप बुलाते हैं करंट गेन, और इसको एक और नाम से बुलाते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। क्या बुलाते हैं? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बुलाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में यूज होगा तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। सो अब हम सीखने जा रहे हैं ट्रिक कि कैसे वोल्टेज गेन निकालेंगे, कैसे पावर गेन निकालेंगे, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन होता है सबके लिए। तो जैसे आपको पता है वोल्टेज होता है V=IR, तो अगर हम इसमें गेन निकालते हैं, वोल्टेज में गेन, करंट में गेन और रजिस्टर में गेन, तो देखिए, तो आप यही याद रखिएगा, अगर आपको वोल्टेज गेन निकालना है तो V=IR लगाइएगा, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए V=IR लगाइएगा। वोल्टेज गेन निकालना है तो उसको AV से बुलाते हैं वोल्टेज गेन को। अच्छा, करंट गेन, अगर कॉमन एमीटर है तो उसमें करंट गेन किसके बराबर होगा? बीटा के बराबर, इनटू रेजिस्टेंस गेन। रेजिस्टेंस गेन मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या था? RC, इनपुट क्या था? RB। तो देखिए ये कॉमन एमीटर के लिए वोल्टेज गेन आ गया। सिमिलरली अगर आपसे पावर गेन पूछता है, तो आपको पता है पावर को लिखने का कितने तरीका है? एक पावर V/I, एक पावर V²/R और एक पावर I²/R। तो आप सब में गेन लिखिए, ठीक है। मान लीजिए आप कॉमन एमीटर के लिए लिख रहे हैं पावर गेन, तो
तो मान लीजिए कॉमन एमीटर के लिए पावर गेन निकालना है, तो पावर गेन तो P इक्वल टू वी आई, जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के आए हैं वो फॉर्मूला लिखेंगे, सब में गेन लगाएंगे। तो देखिए पावर गेन यहाँ से क्या आ जाएगा, V को लिख सकते हैं आई आर, तो यानी आई गेन इंटू आर गेन इंटू आई गेन, यहाँ से लिख सकते हैं। तो देखिए आई गेन कॉमन एमीटर के लिए क्या होगा, करंट गेन बीटा के बराबर, बीटा इंटू बीटा यानी बीटा स्क्वायर, तो पावर गेन कॉमन एमीटर के लिए क्या हो गया, बीटा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट क्या था आर सी अपॉन इनपुट क्या है आर बी। बस यही ध्यान रखना है, सिर्फ ये 3 बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, एक V इक्वल टू आई आर याद रखना है, बाकी हम सब में गेन लगा लगा करके सब डिराइव कर लेंगे। अब देखिए पावर गेन वोल्टेज गेन को याद नहीं रखना है, ये बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, सब में गेन लगाइए, जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए करंट गेन आर गेन का मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, लोड अपॉन इनपुट लगाना है, बस सिंपल सा। सिर्फ एक चीज़ याद रखना है इसमें कि इसमें जो बेसिकली ये जो माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इनपुट है आउटपुट है उसमें पाई का फेज डिफरेंस है, बस यही याद रखना है। अच्छा अब हम एक टर्म पढ़ेंगे ट्रांस कंडक्टेंस, क्या पढ़ेंगे, ट्रांस कंडक्टेंस, एक टर्म पढ़ेंगे ट्रांस कंडक्टेंस जिसको GM कहते हैं। ये बेसिकली रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो आइए देखते हैं क्या होता है ये। सो ट्रांसडक्शन क्या होता है, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है तो इसका उसका उल्टा हो जाएगा, यानी इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स, या इसको महो भी बुलाते हैं। अच्छा देखिए जो ट्रांस कंडक्शन है इसको लिखने का तरीका क्या है, ट्रांस कंडक्शन का फॉर्मूला लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखते हैं चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज, चेंज इन इनपुट वोल्टेज, चेंज इन इनपुट वोल्टेज। देखिए I इज इक्वल टू वी आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो जो रेजिस्टेंस है ट्रांस कंडक्टेंस है ये उल्टा होता है रेजिस्टेंस का, V इज इक्वल टू आई आर आप लिखते हैं, तो इसका उल्टा रेजिस्टेंस का उल्टा आपको ट्रांस कंडक्टेंस देगा, तो हम लिखेंगे चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। एंड आउटपुट करंट क्या था, अरे आउटपुट करंट IC ही तो था, तो क्या GM को लिख सकते हैं चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन वोल्टेज, मतलब चेंज इन इनपुट वोल्टेज, तो V इन लिख दिए। अब इस हम ट्रांस कंडक्शन को एक मॉडिफाई करेंगे। देखिए जो वोल्टेज गेन होता है, क्या आप वोल्टेज गेन को ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा V आउट अपॉन डेल्टा V इन, ऐसे लिख सकते हैं, बहुत अच्छा। तो अब देखिए जो आउटपुट वोल्टेज है, क्या V इक्वल टू आई आर लिखते हैं, तो आउटपुट वोल्टेज मतलब IC RC, और इसमें चेंज क्योंकि आउटपुट वोल्टेज जो है वो IC RC है, डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज कौन सा था IB RB, तो डेल्टा IB RB, ठीक है, इतना समझ में आया। सो आप ध्यान से देखिए ये है V इन और ये है डेल्टा IC, तो क्या इस पूरे टर्म को हम GM लिख सकते हैं, तो देखिए जो वोल्टेज गेन है AV उसको हम GM इंटू RC लिख सकते हैं, बस। तो ट्रांस कंडक्टेंस और वोल्टेज गेन में रिलेशन आ गया, AV जो वोल्टेज गेन है इंटू इज इक्वल टू ट्रांस कंडक्टेंस इंटू लोड रेजिस्टेंस यानी कि आउटपुट रेजिस्टेंस। अब देखिए ये वैल्यू आउटपुट कलेक्टर में जो रेजिस्टेंस है वो तो सेम है, ये तो कांस्टेंट है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो आप बताइएगा अगर ट्रांस कंडक्शन बढ़ेगा तो वोल्टेज गेन भी तो बढ़ेगा, डन। अब इस फॉर्मूले को हम ऐसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, देखिए GM होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा V इन, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, तो इसको GM को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा IC, GM मतलब ट्रांस कंडक्टेंस, और V इन मतलब RB इंटू VB, RB इंटू VB। जो इनपुट वोल्टेज है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इनपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा, डेल्टा IB इंटू RB। अब देखिए डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB ये किसके बराबर होता है, बीटा के बराबर, तो ट्रांस कंडक्टेंस क्या हो गया, करंट गेन
डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। बस ये एक फॉर्म हो गया, ये एक दूसरा फॉर्म हो गया। तो इन दोनों फॉर्म को याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं।